मेरी वॉइस सबको क्लियर आ रही है? ओके, सो अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब? अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक। बिना टाइम वेस्ट किए हम अपने सेशन को स्टार्ट करते हैं। ओके, आज के सेशन का टॉपिक तो आप सबने देखा होगा और बहुत से पर्सन ने नहीं भी देखा होगा। देखा भी होगा तो आपको याद नहीं होगा और अगर मैं पूछूँगी तो आप देख कर बताएँगे टॉपिक क्या है, ऐसे ही है? हुँ, तो चलें टॉपिक को छोड़ते हैं। टॉपिक ये है कि 3 दिन की ट्रेनिंग आपने पर्सन को किस तरह से देनी है और उनका इन्वेस्टमेंट माइंडसेट किस तरह से बिल्ड करना है आपने ट्रेनिंग में, स्टार्टिंग से लेकर 2 सीसी तक। आज का सेशन उन सब के लिए है जो सिर्फ काम नहीं रिजल्ट्स भी चाहते हैं, जो कि सभी चाहते हैं। ऐसे ही है ना? तो आपने बिल्कुल भी अब सेशन को सही से सुनना है, लेफ्ट नहीं करना या सेशन में होते हुए भी किसी और ऐप को यूज़ नहीं करना, सेशन में ही रहना है क्योंकि बहुत से पॉइंट्स मैं आपको बताऊँगी और बहुत सी मिस्टेक्स भी बताऊँगी जो हम करते हैं ड्यूरिंग ट्रेनिंग पर्सन का इन्वेस्टमेंट माइंडसेट बनाते वक़्त। ओके, देखिए कामयाबी जो है ना वो सिर्फ काम करने से नहीं मिलती, सोच को बदलने से भी मिलती है। ये हमेशा याद रखिएगा। अगर आपका माइंडसेट क्लियर होगा ना तो सक्सेस ऑटोमेटिक हो जाएगी। मैं आपको आज 3 दिन के 3 दिन का मैजिक फ़ॉर्मूला बताऊँगी, ठीक है? जिसको फ़ॉलो अप में आप ऐड करेंगे ना जब, तो बहुत सारे आपके ऐसे पर्सन्स होंगे जिनके नो को आप येस में कन्वर्ट कर लेंगे। तो रेडी हैं आप सब? नोटबुक है सबके पास? अच्छा, बहुत सारी पहले मैं आपको आपकी मिस्टेक्स बताती हूँ, ठीक है? उसके बाद हमने उनको ठीक कैसे करना है वो भी बताऊँगी। जो मिस्टेक हम करते हैं ना पर्सन का इन्वेस्टमेंट माइंडसेट बनाते वक़्त, वो क्या है? आप लोग भी पर्सन का इन्वेस्टमेंट माइंडसेट बनाते हैं, कभी फाइंड की मिस्टेक कि अगर पर्सन हमें छोड़ कर जा रहा है, तो वो क्यों छोड़ के जा रहा है? अगर पर्सन कभी 2सीसी देखने के बाद नो करता है या ब्लॉक कर देता है या छोड़ जाता है, तो उसकी रीज़न क्या है? फाइंड करने की कोशिश की है आपने कभी? बहुत सारे पर्सन ना ब्लेम करते हैं अपने अपलाइन को कि ये तो बिज़नेस ही खराब है, हमने जॉइन तो कर लिया, मगर हम अपने अंदर नहीं झाँक रहे होते कि हम कहाँ गलती कर रहे हैं और जिनको रिज़ल्ट्स आ रहे हैं, वो ऐसा क्या कर रहे हैं जिसकी वज़ह से उन्हें रिज़ल्ट्स आ रहे हैं। आपको मेरी बैक से शॉट तो नहीं आ रहा? बाइक्स वग़ैरह का? चलें ठीक है। एक्चुअली लाइट नहीं आ रही तो बहुत ज़्यादा शोर आ रहा है बाइक का बाहर से। सो अब जो हम मिस्टेक करते हैं मैं आपको बताने लगी हूँ और आप खुद भी देखिएगा कि क्या आप ये मिस्टेक करते हो पर्सन का माइंडसेट बनाते हुए और अगर करते हो तो हमने फिर उसे आज से ठीक करना है। 3 दिन की ट्रेनिंग में सबसे पहले डे 1 हम जो मिस्टेक करते हैं, उसको सही से काम ही नहीं बताते कि उसने काम करना क्या है, बिज़नेस की वैल्यू ही नहीं बताते। पर्सन को लगता है ये सिर्फ प्रोडक्ट सेलिंग है, अपॉर्च्युनिटी नहीं है उसके लिए। ऐसे ही होता है। बहुत सारे पर्सन्स को 3 दिन की ट्रेनिंग के बाद भी यही पता नहीं होता कि उसने यहाँ पे काम करना क्या है। जब उसका टेस्ट होता है, जो भी पर्सन उसका टेस्ट लेता है, वो अक्सर आकर बोलता है कि आपके पर्सन को तो यही नहीं पता था कि काम क्या करना है और कैसे करना है। बस आप उन्हें फ़ॉलो अप में मोस्टली पर्सन्स इस तरह से बताते हैं कि हेल्थ एंड वेल्थ प्रोवाइड करनी है, 10% फ़ोकस हेल्थ पे है, 90% वेल्थ पे है। ठीक है? बस ये बताते हैं। अब देखो उसको समझ नहीं आया। इतना बताने के बाद उसको समझ कुछ नहीं आया, उसको थोड़ा-सा डिटेल में बताना है। मैं किस तरह से पर्सन को डिटेल में बताती हूँ, मैं आपको थोड़ा-सा यहाँ पर बता देती हूँ। जैसे कि डे 1 बिज़नेस बिज़नेस प्रेज़ेंटेशन सेशन में ना उसको P1, P2, P3 अच्छे से क्लियर करनी है आपने, अच्छे से बतानी है।
सबसे पहले प्रोफाइल में तो आप उसे ये बताओ ना कि कंपनी 47 ईयर से स्टेबल है, उसकी क्या एज है जिससे आप बात कर रहे हो। मोस्टली हमारे पास स्टूडेंट्स होते हैं जिनकी 17, 18, 19, 20 साल उम्र होती है। अगर सामने वाले पर्सन की एज 17 ईयर्स है तो उसको ये बताओ कंपनी को बने हुए कितना टाइम हो गया। 47 ईयर्स, आपके पैदा होने से 30 साल पहले से कंपनी काम कर रही है, यानी कि आपके माँ बाप के पैदा होने से भी पहले काम कर रही है। लाइक पेरेंट्स के भी शायद, या उनके पैदा होने के बाद से थोड़ी देर बाद से, जब वो छोटे थे। तो जो कंपनी इतने टाइम से रन कर रही है, आपके पेरेंट्स के पैदा होने से पहले से काम कर रही है, वो क्या सोच रही थी? पहले आपके पेरेंट्स के पैदा होने का इंतज़ार कर रही थी, देन उसके बाद जो है उनके शादी करके फिर आपके पैदा होने का, उसके बाद आपके फॉरएवर में आने का इंतज़ार कर रही थी, और अब वो आपके साथ स्कैम करेगी? क्या लगता है आपको? अब स्कैम करेगी। जो कंपनी स्कैम करती है ना, वो स्कैम करती क्यों है? उसकी क्या रीज़न है? वो कंपनीज़ इसलिए स्कैम करती हैं, देखो जिन्होंने स्कैम करना होता है ना, उनकी स्टेबिलिटी होती है 1, 2, 3 साल, ज़्यादा से ज़्यादा 5 साल, दैट्स इट। इससे ज़्यादा वो नहीं टिकती। और वो जाती क्यों है, वो भागती क्यों है? क्योंकि वो कर्ज़ा लेकर अपने आप को बनाती हैं। उनका प्लान इतना स्ट्रॉन्ग नहीं होता, उनके प्रोडक्ट इतने अच्छे नहीं होते, जिसकी वजह से जो है उनकी कंपनी चलती नहीं है, और फिर कर्ज़ा बैंकरप्ट हो जाती है, या फिर लोगों से जो पैसा लेती है उससे अपना कर्ज़ा उतारते हैं वो, और गायब हो जाते हैं। फिर लोग बोलते हैं कंपनी पैसा लेकर भाग गई, फरार हो गई। तो ये होती है, बट हमारी कंपनी वर्टिकली इंटीग्रेटेड है, ये भी उसको यहीं पर क्लियर करें, वर्टिकली इंटीग्रेटेड क्या होती है, ये भी उसको बताएँ। तो पहले उसको वैल्यू बताएँ, उसकी स्टेबिलिटी बताएँ अपनी कंपनी की, कितनी स्ट्रॉन्ग है हमारी कंपनी, कितनी ज़्यादा स्टेबल है। और उसके अलावा जो है प्लान, प्लान किस तरह से बताते हैं? बहुत सारे पर्सन सही से भी बताते होंगे, बट कुछ न्यू है, इसको सही से नहीं बताना आता होगा अभी, वो क्या करते होंगे अपने अपलाइन की फ़ॉलो-अप देखकर, जैसे-जैसे उसमें लिखा है वैसे-वैसे बता देते होंगे। तो ऐसे नहीं करना, उन्हें थोड़ा-सा डिटेल में बताना है। जिस तरह से आपको आपके अपलाइन ने डिटेल में बताया था, तो आपको काम समझ आया था, सेम एज़ इट इज़ उसी तरह से। मैं पर्सन को कैसे बताती हूँ कि लाइक आज से 47 इयर्स पहले जब सर एक्स मुगर ने इस बिज़नेस को बनाने के बारे में सोचा था ना, तो उनके माइंड में ये चीज़ थी कि आने वाले टाइम में लोगों के पास ना तो अच्छी हेल्थ होगी, ना वेल्थ होगी। आज वही टाइम है, ना लोगों के पास सेहत है, ना दौलत है, ऐसा ही है। और आने वाले फर्दर 5 से 10 सालों में ये चीज़ बढ़ जाएगी या कम होगी? क्या लगता है आपको? ये गुर्बत और बीमारियाँ बढ़ेंगी, कम होंगी? सो इसी चीज़ को सोचते हुए उन्होंने हमारी कंपनी का जो प्लान रखा वो यही है कि हम यहाँ पर लोगों को हेल्थ एंड वेल्थ दोनों प्रोवाइड करेंगे। ठीक है? हेल्थ पे हमारा 10% फ़ोकस है एंड वेल्थ पे 90%। अब ये दोनों चीज़ें जो है ना, इन दोनों चीज़ों की हर इंसान को हर दिन ज़रूरत होती है। होती है? हर इंसान को सेहत की भी ज़रूरत है, दौलत की भी ज़रूरत है, और हर दिन होती है। ऐसा नहीं है कि अगर कोई इंसान बहुत ज़्यादा दौलतमंद है, उसके पास पैसा ही पैसा है, हर चीज़ है दुनिया की, बट वो पैरालाइज़ है, तो क्या उसके पैसे का उसको कोई फ़ायदा है? उसके पास हेल्थ तो है ही नहीं उसके पास। उसके पैसे का उसको कोई फ़ायदा नहीं है। और इसी तरह से अगर कोई इंसान जो है लाइक अच्छा खासा है, सेहतमंद है, परफेक्ट है, बट उसके पास पैसा नहीं है, गुर्बत है, घर में खाने को कुछ नहीं है, दोनों सिचुएशन में इंसान मेंटली डिस्टर्ब रहता है, ठीक है? तो हम क्या प्रोवाइड कर रहे हैं? हेल्थ और वेल्थ, यानी कि पिछले 47 ईयर्स से कंपनी यही चीज़ प्रोवाइड कर रही है जिसकी हर इंसान को हर दिन ज़रूरत है, तो हमारी कंपनी ना तो बंद होने वाली है और ना इंशाल्लाह बंद होगी, ठीक है? अब प्रोवाइड कैसे करते हैं वो आपको आता है। 10% हेल्थ और वेल्थ पे कैसे वर्किंग करते हैं, और हेल्थ कैसे प्रोवाइड करते हैं, वेल्थ कैसे प्रोवाइड करते हैं, वो सब चीज़ें मैं यहाँ पे फ़ॉलो अप नहीं बताने आई, बस मैं कुछ पॉइंट्स ही बता रही हूँ आपको साथ-साथ, ठीक है? इसके अलावा दूसरी गलती जो हम करते हैं, प्रेशर देते हैं पर्सन को, बहुत ज़्यादा प्रेशर देते हैं। अगर सामने वाला पर्सन हमें रिप्लाई नहीं ना दे रहा, पीछे पड़ जाते हैं। मैंने अक्सर डायमंड ग्रुप में ना कुछ पर्सन्स के मैसेजेस देखे हैं कि अगर सामने वाला पर्सन आपको रिप्लाई नहीं कर रहा, तो आप उसे बहुत ज़्यादा मैसेजेस करते हैं, बहुत ज़्यादा वॉइस नोट्स करते हैं, क्वेश्चन मार्क छोड़ते जाते हैं, छोड़ते जाते हैं। आप उसे ये फ़ील मत करवाओ कि आपको उसकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। अगर वो नहीं आएगा तो आपको कुछ हो जाएगा, आपका बिज़नेस खराब हो जाएगा। इस तरह से हरगिज़ उसे फ़ील नहीं करवाना, ठीक है? लोग इस तरह से डर जाते हैं कि कहीं ये स्कैमर तो नहीं जो हमें इतने मैसेजेस कर रहा है। वो डर जाते हैं फिर, और वो फिर आपको जानबूझ के इग्नोर करते हैं कि नहीं ये स्कैमर ही होगा जो मुझे ऐसे मैसेजेस करे जा रहा है, करे जा रहा है। पर्सन को वक़्त देते हैं। देखो आप भी तो ऐसे करते हैं ना, आप सामने वाले पर्सन से कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि वो एक्टिव रहेगा? मोस्टली पर्सन्स एक्टिव भी रहते होंगे, बट मेरे साथ ऐसा अक्सर होता है कि अगर मैं अपनी टीम को 9 बजे का टाइम दे रही हूँ ना, तो कुछ लोग 9 बज के 10 मिनट पर आ रहे हैं, कुछ 15 मिनट पर आ रहे हैं, कुछ एंड होने वाली होती है कॉल तब आ रहे होते हैं। जब
आप अपने अपलाइन के दिए हुए टाइम पर एक्टिव नहीं होते, तो आपका पर्सन आपके दिए हुए टाइम पर कैसे एक्टिव हो सकता है? उसे भी कोई ना कोई प्रॉब्लम हो सकती है, जैसे आपको प्रॉब्लम है। बट हाइप, अगर आपने हाइप बनाई होगी ना, तो पर्सन एक्टिव रहेगा। हाइप बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। फर्स्ट सेशन में, डे 1 सेशन में, बिज़नेस प्रेज़ेंटेशन में जब आप नेक्स्ट 2 सेशन शेयर कर रहे हो, कैलकुलेशन ऑफ लाइफ एंड मार्केटिंग प्लान, तो उसकी हाइप बहुत अच्छे से बनाओ। हाइप कैसे बनानी है? कैलकुलेशन ऑफ लाइफ में मैम उमाइम आपको बताएँगी कि बचपन ज़्यादा पैसा इन्वेस्ट कर चुके हो अपने ऊपर। या आप इस तरह से भी बोल सकते हो, या आप इस तरह से भी बोल सकते हो कि बचपन से लेकर अब तक आपकी लाइफ में जो-जो चीज़ें हो चुकी हैं, उसकी कैलकुलेशन आपको मैम बताएँगी। मैम करवाएँगी और आपने करनी भी है। मैं कल आपसे पूछूँगी, ठीक है? ये चीज़ आपने बचपन से लेकर आज तक नहीं की होगी। मैं गारंटी दे सकती हूँ इस बात की, जो आज वीडियो में मैम उमाइम आपसे करवा लेंगी। ये आपने बचपन से लेकर आज तक नहीं की होगी कैलकुलेशन। तो आपने अपनी लाइफ़ की कैलकुलेशन करनी है और मैं कल आपसे पूछूँगी इसके रिगार्डिंग, ठीक है? सेकंड जो है सेशन, मार्केटिंग प्लान। मार्केटिंग प्लान सर हसन का सेशन है, मेरे सीनियर अपलाइन है, सीनियर ईगल मैनेजर लेवल पे वर्किंग कर रहे हैं। ठीक है? मतलब प्रॉपर हाइप बनानी है। लास्ट ईयर उन्होंने अपने पेरेंट्स को हज करवाया है और सिर्फ़ 20 इयर्स की एज में। तो कैसे पॉसिबल है? 20 साल की उम्र में तो लोगों को ये नहीं पता होता कि उन्होंने अपने सेमेस्टर की फीस कैसे देनी है। हम टोटली अपने पेरेंट्स पर डिपेंड कर रहे होते हैं 20 इयर्स की एज में, ऐसे ही है? तो ये सब उन्होंने फॉरएवर के थ्रू कैसे पॉसिबल किया, और उसके अलावा वो आपको टोटली मार्केटिंग प्लान एक्सप्लेन करेंगे। आपके माइंड में जो भी कन्फ्यूजन होंगी अभी कंपनी को लेकर, वो सारी चीज़ें वो क्लियर कर देंगे। लेवल्स, इंसेंटिव्स और करेंसी हर चीज़ बताएँगे वो उसमें। तो आपने दोनों वीडियोज़ बहुत अच्छे से वॉच करनी है। एंड मुझे ये बताएँ कि कल किस टाइम तक आप दोनों वीडियो वॉच कर लेंगी? अभी मैंने आपको जो है लाइक कॉल तो की है, मेरी इसके बाद मीटिंग भी है, और मैंने अभी जैसे-जैसे मैं लोगों से बात करती जाऊँगी ना, पर्सन्स को बात करती जाऊँगी, तो मैं मीटिंग की टाइमिंग भी नेक्स्ट डे की हम सिलेक्ट करते जाएँगे। सॉरी, पर्सन को देती जाऊँगी। तो आप मुझे ये बताएँ कि आप पूरा दिन में किस-किस टाइम पर एक्टिव होती हैं? उसके अकॉर्डिंग मैं अभी आपका टाइम लिखूँगी नेक्स्ट डे का। तो आप बताओ पूरा दिन में कब-कब फ्री हो? अब पर्सन जब-जब फ्री होगा वो आपको बताएगा कि 2 बजे से 4 बजे तक या 8 बजे से 9 बजे तक। आप बोलें चलें ठीक है, 8 बजे से 9 बजे तक बोल रहा है, तो 8 बजे तो मेरी मीटिंग है, 9 बजे मैं बिल्कुल फ्री होंगी, ठीक है? या मोस्टली देखिए, अगर नेक्स्ट कम्युनिटी में सेशन हो रहा है ना, हाउ टू डू वर्क इन एफएलपी एंड फाइनेंशियल नॉलेज डे 1 का, तो आप कोशिश करें कि उसके सुबह के टाइम ही फॉलो अप कर लें। अभी मोस्टली पर्सन्स को छुट्टियाँ भी चल रही हैं, ऑफ हैं, स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी वगैरह से शायद। यूनिवर्सिटी वालों का कन्फर्म नहीं है, स्कूल, कॉलेज वाले तो ऑफ ही हैं मेरे ख्याल से। तो आप मैंने जितने भी पर्सन्स को ट्रेनिंग दे रही हूँ ना, कैलकुलेशन ऑफ लाइफ एंड मार्केटिंग प्लान का मॉर्निंग में ही लेती हूँ, फिर उन्हें कम्युनिटी में ऐड कर देती हूँ और उसी दिन 6 पीएम एंड 9 पीएम लाइव सेशन दिखा देते हैं। 3 दिन में पर्सन क्लोज़ हो जाता है। अब जब आप उससे टाइम डिसाइड कर लिया कि वो किस टाइम फ्री है, तो आपने उनको ये बोलना है कि आपने इस टाइम पे कल एक्टिव रहना है। अगर आप कल इस टाइम एक्टिव नहीं रहे, तो देखिए फिर मैं आपको पूरा दिन कॉल नहीं कर पाऊँगी। पूरा दिन मेरी मीटिंग्स होंगी। मैं आपको रिप्लाई भी नहीं कर पाऊँगी और आपसे जो है इसका फीडबैक भी नहीं ले पाऊँगी, और आपको इनएक्टिव पर्सन समझकर जो है ना छोड़ दूँगी। क्योंकि मेरे पास डेली बेस पर 100 प्लस पर्सन्स आते हैं टिकटॉक, इंस्टा, फेसबुक, और उसके अलावा डेली बेस पर हमें बहुत सारे पर्सन्स फॉर्म को फिल अप करके भी आते हैं। तो अगर आप कल उस टाइम पे एक्टिव ना रही, तो मैं आपको इनएक्टिव पर्सन समझ के छोड़ दूँगी। आप मुझे अगेन बता दें कि क्या कल इस टाइम पर आप एक्टिव रहेंगी? दोनों वीडियोज़ वॉच कर लेंगी? हाइप बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, तभी आपका पर्सन जो है एक्टिव भी रहेगा, ठीक है? ये फ़ील नहीं करवाओ कि आपके पास उसके अलावा और कोई है ही नहीं और वो जो टाइम बोल रहा है वही टाइम उसको दे दिया। ओके, अपनी स्टोरी और अच्छा, बहुत सारे पर्सन ना अपने स्टेटस वगैरह नहीं लगाते। थर्ड पॉइंट, स्टेटस नहीं लगाते, स्टोरी नहीं लगाते, कुछ भी शेयर नहीं करते पर्सन को। आप जिस तरह से उसके फ़ॉलो अप कर रहे हैं, जैसे-जैसे फ़ॉलो अप कर रहे हैं, उसके अकॉर्डिंग स्टेटस लगाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जब तक आप प्रूफ़ नहीं दोगे, वो ट्रस्ट नहीं करेंगे, और ट्रस्ट वो कैसे करेंगे जब तक वो आपके स्टेटस के साथ कनेक्ट नहीं होंगे। अभी जैसे हम सोचते हैं कि ये वीडियो तो पुरानी हो गई है ना? पिछले महीने भी लगाई थी, उससे पिछले महीने भी लगाई थी, तो ये पुरानी हो गई है, हम ये अपने स्टेटस पर नहीं लगाएँगे। आप जिस पर्सन को ट्रेनिंग दे रहे हो ना, जो भी अचीवमेंट है, जिस भी लीडर की अचीवमेंट है, चाहे वो 1 साल पुरानी है, 2 साल पुरानी है, 3 साल पुरानी है, उसको बार-बार महीने में जितनी मर्तबा पर्सन के साथ जो है उसको ट्रेनिंग दे रहे हो, जितने न्यू पर्सन्स को जॉइन करवा रहे हैं, बिगिनर बना रहे हैं, उन सबको शो करवाएँ। भले पूरी टीम को शो नहीं करवाएँ, जस्ट उन पर्सन्स को शो करवा कर स्टेटस लगाएँ। क्योंकि सामने वाला पर्सन जब तक आपके साथ कनेक्ट नहीं होगा ना, उसको बिलीव नहीं, ट्रस्ट नहीं करेगा वो आपके ऊपर, जब तक वो देखेगा नहीं। जो दिखता है वही बिकता है, ठीक है?
अच्छा, एक और चीज़ है बहुत मज़े की, बहुत सारे पर्सन्स क्या करते हैं, इन केस मान लें किसी के रिलेटिव ने या दोस्त ने उसको नेगेटिव कर दिया ड्यूरिंग ट्रेनिंग, स्कैम वर्ड सुन के आप लोग डिफेंसिव हो जाते हो। ड्यूरिंग ट्रेनिंग आपके पर्सन को नेगेटिव कर दिया किसी ने कि भाई फॉरएवर की ट्रेनिंग हमने ली थी, इसमें तो ऐसे-ऐसे है, इन्वेस्टमेंट करनी पड़ती है या फिर परचेज़िंग करनी पड़ती है। अब मान लेते हैं कि आपने उसका डे 1 का फ़ॉलो-अप किया फर्स्ट डे और सेकंड डे आपने उसको टाइम दिया कॉल का 3 बजे का। सुबह 12 बजे उसने आपको मैसेज कर दिया कि मैम मैंने अपनी दोस्त से इसके बारे में बात की थी और दोस्त ने मुझे बताया कि उसने भी इसकी ट्रेनिंग ली थी और इसमें ऐसे-ऐसे परचेज़िंग है। क्या वाक़ई परचेज़िंग करनी पड़ती है? अब आप सारी चीज़ें छोड़कर उसके पीछे लग जाओगे कि पर्सन का तो माइंडसेट बहुत अच्छा है, ये हाथ से जान ही नहीं चाहिए। नहीं, नहीं, ये स्कैम नहीं है, ऐसा नहीं है, वैसा नहीं है। मैं आपको ये भी दिखाती हूँ, वो भी दिखाती हूँ, वॉइस नोट करेंगे, पता नहीं क्या-क्या करेंगे उसको और इससे क्या होगा कि वो और ज़्यादा नेगेटिव हो जाएगा कि हाँ, वाक़ई स्कैम है। रिलैक्स, कामली हैंडल करेंगे हम इस ऑब्जेक्शन को। किस तरह से करेंगे? अ, ऑब्जेक्शन तो नहीं है, चीज़ ये है कि स्कैम वर्ड सुन के हम बहुत ज़्यादा डिफेंसिव हो जाते हैं। अब आपने करना क्या है, सिंपली देखो, रिलैक्स रहो। जस्ट उसे ये बोलो वॉइस मैसेज पर। एक और चीज़ याद रखें, कभी भी पर्सन के ऑब्जेक्शन का आंसर जो है ना, उसको मैसेज पर नहीं करते, कभी भी नहीं करते। आप लोग जो मैसेज पे टक, 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 टक और फिर अपने अपलाइन को मैसेज शेयर करने लग जाते हैं, ये देखिए इसने ये बोल दिया, टीम डायमंड भी शेयर कर रहे होते हैं, इसका कोई मुझे सही वाला आंसर बताए, क्या कहना चाहिए, क्या जवाब देना चाहिए? तो ऐसे नहीं करना आपने, रिलैक्स रहना है। कहीं नहीं जाएगा पर्सन आपका वो, ठीक है? अगर आपने उसका डे 1 का फ़ॉलो-अप अच्छे से किया हुआ, उसको हर चीज़ बताई हुई है, तो वो कहीं नहीं जाने वाला। सिंपली आप उसे वॉइस नोट करें एक कि अच्छा, मैसेज पर आप उसे यही बोलें कि नहीं, नहीं ऐसा नहीं है, रिलैक्स करना उसको कि कौन-सी दोस्त ने आपको बताया? जिस भी दोस्त ने आपको बताया ना, उन्होंने मेबी किसी गलत पर्सन से ट्रेनिंग ली हो या इस तरह से कुछ भी किया हो। इस तरह भी बोल सकते हैं या आप इस तरह ना भी बोलें तो दूसरी तरह भी कह सकते हैं कि आप टेंशन नहीं लें, ऐसा कुछ भी नहीं है। हमारी कॉल की टाइमिंग क्या थी? 1 सेकंड, 4 बजे। 4 बजे कॉल है ना मेरी आपके साथ? मैं 1 सेकंड क्यों बोला? क्योंकि मैंने देखा है, अपने रजिस्टर में देखा है कि इसके साथ मेरी कॉल की टाइमिंग क्या थी? 3 बजे थी, 4 बजे थी? 3 बजे थी। ओके, ठीक हो गया। तो इंशाल्लाह 3 बजे हम कॉल पर बात करते हैं और इसके रिगार्डिंग भी डिस्कस करते हैं। मुझे भी जब मैंने जॉइन करना था तो मेरी बहुत सी दोस्तों ने नेगेटिव किया था और आज वही दोस्त है मेरे आगे-पीछे हैं कि हमें भी करवा दो, हमें भी करवा दो। तो टेंशन नहीं लें, दोस्तों का ये काम है, वो करती रहती हैं। 3 बजे हम बात करते हैं। अभी मेरी मीटिंग है, मैं मीटिंग में जा रही हूँ। मीटिंग से फ्री होकर इंशाल्लाह या तो मैं आपको रिप्लाई करती हूँ या फिर जो है 3 बजे बात करती हूँ। ठीक है? तो सिंपली आपने इतना रिलैक्स होकर उससे बात करनी है। आपने ये नहीं सोचना कि घबरा जाना कि पर्सन तो गई, अब ये हो गया, वो हो गया। ऐसा फ़ील नहीं करवाना उसको। ओके? 5वीं गलती जो हम करते हैं, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट एक्सप्लेन नहीं करते। देखो ड्यूरिंग ट्रेनिंग हम अब हमारे पर्सन ना अक्सर अप्रोच तक नहीं आते। उसकी रीज़न क्या होती है, इनकम प्लान अब सेशन हमारा ऐड हो चुका है ट्रेनिंग में। इनकम प्लान में मैम ओमाइम जो हैं वो हर चीज़ बता रही हैं, प्रोडक्ट परचेज़िंग के रिगार्डिंग भी बता रही हैं। तो उस सेशन के बाद आप पर्सन का जब फ़ॉलो-अप कर रहे हो ना, उसको टोटली इनकम प्लान क्लियर करो या उससे पहले भी अगर क्लियर कर दोगे तो मसला नहीं है। उसको बताओ कि पर पर्सन उसको यहाँ पर कितनी इनकम आएगी बिज़नेस शेयर करने पर पर्सन नहीं बोलना। अगर आप एक भी पर्सन को बिज़नेस रिकमेंड करते हो तो कंपनी आपको इतना बोनस देती है। ठीक है? इस लेवल पर इतना देती है, जब मार्केटिंग प्लान एक्सप्लेन कर रहे हो भले तब कर दो। तो ये चीज़ आपने उसको ड्यूरिंग ट्रेनिंग ही बतानी है और जब पर्सन को पता होगा ना कि इतना ज़्यादा पैसा उसको मिलने मिलेगा, तो वो फिर 2 सीसी तक जाते हुए या 2 सीसी देखने के बाद आपको डायरेक्ट छोड़ेगा नहीं, उसको पता होगा कि उसने अ, अगर वो लगाएगा तो उसको बेनिफिट भी होगा यहाँ से, ठीक है? लोग पैसा लगाने से डरते ज़रूर हैं बट आपने उनको बताना है कि पैसा डबल कैसे कर सकते हैं वो, डबल से ट्रिपल कैसे कर सकते हैं। सबसे मज़े की चीज़ है ये वाला पॉइंट, अपनी एनर्जी लो रखना। अब बहुत सारे पर्सन फ़ॉलो-अप कैसे करते हैं? कुछ न्यू भी होते हैं और कुछ लोग तो ऐसे होते हैं जैसे 2-2 3-3 महीने हो जाते हैं, 6 महीने भी हो जाते हैं। बट होता क्या है, किस तरह से फ़ॉलो-अप करते हैं, अस्सलामु अलैकुम कैसी हैं आप? मतलब जो नोट्स पढ़े होते हैं ना, उसका रट्टा लगाया होता है उन्होंने और बस ऐसे कर रहे होते हैं जैसे सामने वाले पर्सन को हम सुना रहे हैं, सबक सुना रहे हैं। कैसी हैं आप? ठीक हैं? ओके। तो आपने सेशन देख लिया? अच्छा ठीक है। कैसा लगा सेशन आपको? कोई से 3 बेस्ट पॉइंट बता दें, एक नेगेटिव पॉइंट बता दें। ओके। आपको पता है सेशन कोई भी काम शुरू करने से पहले वो स्टेबल होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। चलें मैं आपको बता देती हूँ। ये क्या है? ये नहीं करना, ये नहीं करना हमने।
5वीं मिस्टेक ये है कि हम पर्सन को ड्यूरिंग ट्रेनिंग रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट नहीं बताते, यानी कि एक्सप्लेन नहीं करते कि उसको मिलना क्या है यहाँ से फॉरएवर से। फर्स्ट लेवल पर, सेकंड लेवल पर, थर्ड लेवल पर कितनी-कितनी इनकम वो जनरेट कर सकता है यहाँ से, बहुत ज़्यादा। और छठा पॉइंट, अपनी एनर्जी बहुत ज़्यादा लो रखते हैं हम लोग कि भई अ, इतनी डाउन एनर्जी के साथ ना, अगर आप खुद अपने काम को लेकर जो है एक्साइटमेंट शो नहीं करवाओगे, तो सामने वाला पर्सन कैसे एक्साइटेड होगा इसको करने के लिए। मैंने जब जॉइन किया था ना, डे 1 से लेकर आज तक मैं पर्सन को गाइड करते हुए इतनी एक्साइटेड रहती हूँ, जब मेरी 0 अर्निंग थी तब से लेकर आज तक। चाहे सर में दर्द हो रहा है, कहीं भी दर्द हो रहा है, कोई भी प्रॉब्लम है, पर्सन को गाइड करते हुए एक्साइटमेंट शो करवाओ। और दूसरा, बॉन्ड क्रिएट करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है पर्सन के साथ। अगर बॉन्ड नहीं बना हुआ होगा ना, पर्सन कभी भी एंड तक चलेगा ही नहीं। डे 1 से बॉन्ड बनाना है आपने, ठीक है? अब कुछ पॉइंट्स मैं आपको लिखवा रही हूँ, ठीक है? जो आपने इन्वेस्टमेंट माइंडसेट के रिगार्डिंग ड्यूरिंग ट्रेनिंग पर्सन से ये बातें करनी है अपने फ़ॉलो-अप में। डे 1, डे 2 एंड डे 3, 3 डेज़ इन्वेस्टमेंट माइंडसेट स्ट्रैटेजी। अब डे 1 में हमने क्या करना है? रियलिटी चेक करवानी है उसको। रियलिटी शो करवानी है कि इस टाइम वो क्या कर रहा है। उसकी करंट लाइफ़ सिचुएशन का उसको आईना दिखाना है, मिरर दिखाना है उसको, कि वो क्या है और उसे क्या होना चाहिए। ठीक है? अब ये कैसे करेंगे? जैसे कि मोस्टली हमारे पास स्टूडेंट्स ही आते हैं, तो आप सिंपली उनसे पूछें, डे 1 के फ़ॉलो-अप में पूछें, या कैलकुलेशन ऑफ लाइफ़ के फ़ॉलो-अप में, बातों-बातों में बॉन्ड के साथ, बॉन्डिंग साथ-साथ बनानी है आपने। और अच्छे मूड के साथ बात करनी है, फ्रेंडली वे में बात करनी है। और उसी तरह से आपने पूछना है कि अच्छा मुझे ये बताएँ कि क्या आप हमेशा पेरेंट्स पे डिपेंड रहना चाहते हैं? ये पॉइंट्स मैं आपको बता रही हूँ, या आप लिख लें और इनको अपने फ़ॉलो-अप में ऐड कर लीजिएगा। क्या आप हमेशा पेरेंट्स पर डिपेंड रहना चाहते हो? सेकंड, कॉलेज खत्म होने के बाद क्या प्लान है? व्हाटएवर, वो स्कूल का स्टूडेंट है, कॉलेज का है, यूनिवर्सिटी का है, कॉलेज खत्म होने के बाद क्या प्लान है? अगर कल से पॉकेट मनी मिलना बंद हो गई, तो क्या आप सर्वाइव कर सकते हो? अगर कल से पॉकेट मनी मिलना बंद हो गई, तो क्या आप सर्वाइव कर सकते हो? 4, क्या आपको अपना खुद का पैसा कमाने का दिल नहीं करता? करता है ना, सबका दिल करता है। अब ये चीज़ें ना डायरेक्ट एक के वही बात आ गई कि आपने इस तरह नहीं बोलनी कि एक लाइन के बाद दूसरी लाइन, दूसरी के बाद तीसरी, ये चीज़ें आपने उससे खुद से रिलेट करते हुए बोलनी है कि क्या आप हमेशा पेरेंट्स पे डिपेंड रहना चाहते हो? लाइक मैं तो नहीं चाहती। मतलब हमारे पेरेंट्स कब तक हमारे लिए करेंगे? जब मैंने इस बिज़नेस को स्टार्ट किया था ना, उससे पहले मतलब मेरा मेरा कोई भाई नहीं है, हम 2 बहनें हैं और मेरे फादर ही हैं। अब देखो, अगर सामने वाले पर्सन का भी भाई नहीं है ना, तो ये और मज़े की चीज़ हो जाती है। अब क्या होगा कि लड़कियाँ क्या होती हैं, लड़कियाँ पहले ही अपने पेरेंट्स पर डिपेंड होती हैं, देन हस्बैंड पर, फिर बच्चों पर। अब अभी तो आपके पेरेंट्स आपके लिए कर रहे हैं, जब आपकी शादी हो जाएगी, तो आपको लगता है कि आपके हस्बैंड जो हैं, ठीक है, जिसकी खुद की सैलरी 50,000 होगी, वो आपको अपनी सैलरी में से 30,000 रुपया देगा और ये बोलेगा कि ये लो अपने मामा-पापा को दे दो, उनको ज़रूरत होगी किसी चीज़ की। लगता है आपको? कभी भी नहीं देगा। लाइक मैं दूसरों के पास नहीं जाती, दूसरों की बात नहीं करती, मैं अपने ही फादर की अगर बात करूँ, तो मैंने आज तक अपने फादर को नहीं देखा कि वो मेरी मदर को इस तरह से 30-40 हज़ार रुपया दे रहे हैं और ये बोल रहे हो कि जाओ अपनी मदर को दे दो, उन्हें कोई ज़रूरत होगी, ठीक है? तो ऐसा हरगिज़ भी नहीं होता। अब हमारा कोई भाई भी नहीं है, या व्हाटएवर, अगर भाई है भी, तो जब उनकी बेगम आ जाती है ना, बेगमात आ जाती हैं, तो वो चेंज हो जाते हैं। बहुत सारे लोग चेंज हो जाते हैं और इनकी लड़ाइयाँ चलती रहती हैं। फिर वो बेगम अलग हो जाती है और फिर सास अलग हो जाती है, तो ये स्यापे चलते रहते हैं। तो क्या उस टाइम पर अगर आपके पेरेंट्स को किसी चीज़ की नीड होगी, तो आपके हस्बैंड पूरा करेंगे? नहीं पूरा करेंगे। लड़कियों का लड़कों से ज़्यादा इंडिपेंडेंट होना ज़रूरी है इस टाइम, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है? इस तरह से बात करते हुए साथ-साथ बॉन्ड भी बनता जाएगा, साथ-साथ इन्वेस्टमेंट माइंडसेट भी हमने बनाना है, कैसे बनाना है? पहले तो उन्हें काम करने के लिए अच्छे से राज़ी करना ना, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है बहन, तुम्हारा इंडिपेंडेंट होना। अगर तुम आज इंडिपेंडेंट नहीं होगी ना, तो कल को बर्तन ही धोगी बस और कुछ नहीं करोगी। क्योंकि ग्रेजुएशन कंप्लीट करने के बाद क्या लगता है, हर साल 100 में से जस्ट 20% लोगों को जॉब मिलेगी। 100 में से 20% लोगों को जॉब मिलेगी, उन 20% लोगों में आपको लगता है कि आप होगी? 80% लोग कहाँ जाते हैं? 80% लोगों में से चलो मान लेते हैं कुछ परसेंट लोग
जो बचते हैं जिनको जॉब नहीं मिलती, जो लड़के होते हैं कुछ परसेंट वो वीज़ा लगवाते हैं, बाहर चले जाते हैं, दोबारा से पैसा लगाते हैं। पहले स्टडी पे पैसा लगा, फिर वीज़े पे पैसा लगा और कुछ परसेंट लोग पैसा लगा के सेल्फ एम्प्लॉयी बन जाते हैं। अब जो लड़कियाँ बचती हैं, वो क्या करती हैं? लड़कियों की 1 साल वेट कर लेंगे, फिर उसके बाद चट मंगनी पटुआ। ये मंगनी और शादी हो गई। शादी के बाद हस्बैंड की सैलरी अगर 50,000 हुई, हस्बैंड की सैलरी अगर 50,000 हुई, तो उसमें पैम्पर भी पूरे नहीं होंगे, ड्रीम पूरे करना तो बहुत दूर की बात है। यहाँ पे पर्सन हँसने लग जाता है, ठीक है? तो आपको लगता है 50,000 में कुछ होगा और वो जो ड्रीम्स अभी आप सोच कर बैठी हैं, ठीक है? कि जो वीडियोज़ अभी आप देख रही थी कपल्स की, आज कल परसों में देख रही थी कि एक हस्बैंड ने अपनी वाइफ को आईफ़ोन 14 गिफ्ट कर दिया, 15 कर दिया, 16 कर दिया और उसके अलावा जो है लाइक और भी बहुत सी चीज़ें होती हैं कि हस्बैंड घुमाएगा, फिराएगा, मेरा हस्बैंड मुझे शादी के बाद ये गिफ्ट करेगा, शादी में ये गिफ्ट करेगा। तो अगर उसकी सैलरी 50,000 हुई ना, तो वो कुछ भी गिफ्ट नहीं करेगा, कुछ भी नहीं करेगा। इसलिए और फिर मैं ये भी बोलती हूँ कि ऐसा नहीं है मैं ऐसा नहीं सोचती थी। मेरी ये जो सोच चेंज हुई है ना, ये मेरी फॉरएवर में आने के बाद चेंज हुई है। पता है मैं भी फॉरएवर में आने से पहले यही सोचती थी। आईफ़ोन तो समझ लो कि मेरी पहुँच से इतना दूर था कि मैं अक्सर कपल की वीडियो देखती थी कि शादी के दिन फूलों की टोकरी में ऐसे आईफ़ोन रखा हुआ है एक हस्बैंड ने और वो अपनी वाइफ़ को दे रहा है बारात वाले दिन में और मैं कहती थी मेरा हस्बैंड भी मुझे इस तरह से आईफ़ोन देगा। फिर जब मैंने फॉरएवर जॉइन किया तो मैंने बोला मेरा हस्बैंड क्यों देगा? जब मैं खुद दे सकती हूँ अपने आप को। फॉरएवर ने मेरी इतनी सोच को चेंज कर दिया। तो अगर आप भी ऐसा सोच रही हो ना, तो भूल जाओ, वो कोई और ही लोग होते हैं। वो लड़की भी अमीर होती है और लड़का भी अमीर होता है जिसका शौहर उसको आईफ़ोन देता है। अगर उसका शौहर ने उसको शादी पे आईफ़ोन दिया ना, तो उसके बाप ने अच्छा खासा जहेज़ दिया होगा अपनी बेटी को। तो ये चीज़ छोड़ दो कि आपको बहुत ज़्यादा वो मिलने वाला है। ओके, तो ये सब चीज़ें आपने एक स्टूडेंट से भी पूछ सकते हो और अच्छे से उसका माइंडसेट बिल्ड कर सकते हो कि वो ट्रेनिंग भी पूरी ले और आपके साथ ना बॉन्ड भी बहुत अच्छा क्रिएट हो जाएगा ऐसा करने से। खुद से रिलेट करते-करते बातें करेंगे ना बहुत अच्छा लगेगा। एक लाइन जो आप अपने पर्सन को कह सकते हो ना जो स्टूडेंट्स होते हैं उन्हें ये बोला करें लाज़मी कि जितना मर्ज़ी भी पढ़ लिख लो, अगर आप फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट नहीं होगे ना या फिर आपके अंदर फाइनेंशियल स्किल्स नहीं होंगी, तो डिग्री सिर्फ़ फ़ाइल में ही रह जाएगी। एक कागज़ की हद तक महदूद है डिग्री और कुछ भी नहीं है। शादी की बात ना तो उस डिग्री से आपके बर्तन धुल जाएँगे, ना तो रोटियाँ बनेंगी, ना ही कुछ और होगा। और मैं तो यहाँ तक बोल देती हूँ कि बचपन से लेकर आज तक हमारी टीचर्स ने शुरू कहाँ से किया था? ए फॉर एपल, बी फॉर बॉल एंड देन अल्फा, बीटा, गामा, थीटा पता नहीं क्या-क्या, क्या-क्या पढ़ाए, कितने-कितने फ़ॉर्मूले याद करवाए और उसके बाद आज अगर बात करें, आप मुझे बताओ न्यूटन का जो लॉ है कि सेब ज़मीन पर गिरा, ग्रेविटी फ़ोर्स की वज़ह से ये वो, आप पूरा का पूरा लॉ जाकर बाहर सेब वाले कोई आदमी हो, उसने सेब की रेहड़ी लगाई हो, यानी कि स्टॉल लगाया हो और उस पर वो सेब बेच रहा हो, आप उसके पास जाकर पेंसिल लेकर जाएँ, कॉपी और पेन लेकर जाएँ और पूरा उसको लॉ समझा दें उसके पास जाकर कि ये लॉ है और समझाने के बाद आप उसको बोलें, "चलो मुझे 1 किलो सेब दे दो।" देगा? देगा सेब वो? नहीं देगा। क्या बोलेगा? कैसे आएँगे? दुनिया में कोई चीज़ हमें फ्री में नहीं मिलती। ठीक है? कुछ भी फ्री में नहीं मिलता। हमें इस छोटे-छोटे पॉइंट से ना आपको सिर्फ डेली छोटी-छोटी एग्ज़ाम्पल्स देकर ये बताना है कि फ्री में बेटा कुछ भी नहीं मिलेगा तुम्हें। ना ही हम इस दुनिया में फ्री में पैदा हुए हैं, ना हमने फ्री में मरना है। तो जिस दुनिया में ना हम फ्री में आ रहे हैं, ना फ्री में जा रहे हैं, वहाँ हमें कोई क्या फ्री में देगा? कभी किसी ने आपका दरवाज़ा खटका कर कोई 5 लाख रुपया रख कर चला गया हो बाहर, ऐसा कभी देखा है? कभी भी नहीं देखा होगा। होता ही नहीं है। और अगर आपके पास हाउसवाइफ़ आ जाएँ ट्रेनिंग में, तो आप उन्हें कैसे बोल सकते हैं? आप उन्हें सिंपली बोलें कि आपकी ज़िंदगी सिर्फ़ किचन तक महदूद रह गई है। हाउसवाइफ़ को आप एग्ज़ाम्पल ऐसे दे सकते हो जैसे मेरी बहुत सी कज़िन्स हैं जिनकी शादियाँ हुई हैं। शादी से पहले वो ये बोलती थी कि हम शादी के बाद ये करेंगे, वो करेंगे और शादी के बाद जो है आज उनकी लाइफ़ इस तरह से है और बोलती हैं शादी के पहले वाली लाइफ़ अच्छी थी। आपको क्या लगता है आपकी भी शादी की पहले वाली लाइफ़ अच्छी थी या शादी के बाद वाली अच्छी है? क्योंकि मोस्टली मैंने जितने भी लोगों से पूछा वो यही कहते हैं शादी से पहले वाली अच्छी है। बहुत ही कम से सुनने को मिलता है कि शादी के बाद वाली अच्छी है। अच्छा मुझे ये बताएँ कि जैसे कि मेरी टीम में बहुत सी हाउसवाइफ़ भी हैं और भी बहुत सी मेरी कज़िन्स वग़ैरह भी हैं।
तो मैंने उनसे अक्सर ये सुना है, तो आप मुझे बताएँ कि आपने अपने ऊपर लास्ट टाइम पैसा कब खर्च किया था? यानी कि अपने ड्रीम्स के ऊपर या अपना खुद का पैसा कब खर्च किया था? खुल के खर्च किया हो? तो देखिए, वो यही बोलेंगी कि नहीं, क्योंकि देखो जो भी पर्सन आपके पास ट्रेनिंग लेने के लिए आया है ना, उसको ज़रूरत है पैसे की और वो वाक़ई घर में बहुत मुश्किल से गुज़ारा कर रहा होगा या फिर जो है, उसके हस्बैंड से उसको माँगना पसंद नहीं होगा। मैंने मोस्टली जितने भी लोगों को ट्रेनिंग दी है ना, हाउसवाइफ़ को स्पेशली, वो यही बोलते हैं कि हम नहीं चाहते कि अपने हस्बैंड के ऊपर हर चीज़ के लिए डिपेंड हो। हमारे पास अपना खुद का भी पैसा होना चाहिए जिसको हम यूज़ कर सकें। ठीक है? तो उनका दिल करता होगा कि उनके पास अपना खुद का पैसा हो जिसको वो यूज़ कर सकें। ठीक है? और घर का बजट तभी चल सकता है आजकल के दौर में जब हस्बैंड एंड वाइफ दोनों काम कर रहे हों। अब वाइफ का घर से बाहर जाना तो पॉसिबल नहीं है। वाइफ जो होती है बच्चे भी सँभालने हैं, घर भी देखना है, घर से बाहर जाना इस टाइम पे पॉसिबल नहीं है, बट ये है कि आप घर में रहकर अगर कोई अच्छी अपॉर्च्युनिटी आपके पास आए तो आपको क्या करना चाहिए? उसका अवेल करना चाहिए, नहीं करना चाहिए? बिल्कुल करना चाहिए। अब बहुत सारे पर्सन्स हैं जो अपॉर्च्युनिटी को पूरा नहीं देखते और बीच में छोड़कर चले जाते हैं। बहुत सी हाउसवाइफ ऐसी होती है जो बोलती है हमारा ये मसला हो गया, वो मसला हो गया, बीच में छोड़कर चले जाते हैं। तो देखिए, आज से ना 2-3 साल पहले, तब मैंने शायद जॉइन भी नहीं किया था। तब के लोग मेरे पास आज आ रहे हैं और आज आकर बोल रहे हैं कि उस टाइम पर 2 साल पहले, 3 साल पहले हमने ट्रेनिंग ली थी और फॉरएवर को छोड़ दिया था। पूरी ट्रेनिंग भी नहीं ली थी, काश हम उस टाइम पे ट्रेनिंग कंप्लीट कर लेते, तो आज हम भी किसी लेवल पर होते और आज वो रिग्रेट कर रहे हैं। तो आप ये सोचें कि आपको अपना फ्यूचर सेट करना है या कल को रिग्रेट करना है। तो इसलिए ट्रेनिंग को, क्योंकि मोस्टली हाउसवाइफ वो भी करती है ना, ट्रेनिंग सही से लेती नहीं है, एक्टिव नहीं होती। तो इसलिए उनका टाइम मैनेज करवाना है। अब जो जॉबियन पर्सन्स आते हैं हमारे पास, जॉबियन पर्सन मेरे पास काफ़ी कम आते हैं, बस कोई फीमेल्स आती हैं, टीचर्स वगैरह आ जाती हैं। तो आप उन्हें बोलें कि सिंपली उनसे कुछ क्वेश्चंस करें, जॉबियन पर्सन से भी, आज जॉब या स्टडी से सिक्योर फील कर रहे हो? यानी कि जो इतनी ज़्यादा स्टडी पे पैसा लगाकर जॉब मिली है, उससे सिक्योर फील कर रहे हो आप? मंथली इनकम तो आती है, लेकिन सेविंग जो है वो बची आप तक, आपके पास अभी तक कोई? कितनी सेविंग हो गई है? चलें ये भले मत पूछें कितनी सेविंग हो गई है, बट सेविंग बची। ये ना इसी तरह से, जिस तरह से मैंने पहले एग्ज़ाम्पल्स देकर आपको बताया ना, सेम एज़ इट इज़ इसी तरह से एग्ज़ाम्पल्स दे देकर आपने ये क्वेश्चन्स करने हैं, डायरेक्ट नहीं बोल देना, वरना वो सामने वाला पर्सन आपको डायरेक्ट ब्लॉक भी कर सकता है। खुद से रिलेट करके या अपने कज़न से रिलेट करके या अपनी टीम के पर्सन से रिलेट करके इस तरह से बात करनी है कि मेरी टीम में एक जॉबियन पर्सन भी काम कर रहा है या मेरा भाई जॉब करता है तो वो उसकी ये है, उसका वो है। इस तरह से जब एग्ज़ाम्पल देंगे ना, तो वो बोलेगा हाँ, हाँ, ऐसा ही है, मेरे साथ भी ऐसा ही होता है। ठीक है? अब उससे एक क्वेश्चन लाज़मी करें, क्योंकि जो जॉबियन पर्सन है उसको पता है जॉब करना कितना मुश्किल है। मेरे पास मोस्टली टीचर्स वगैरह आते हैं, तो टीचर की लाइफ़ तो बहुत ज़्यादा टफ़ होती है। अब आप उन्हें बोलें, क्या 5 साल बाद भी आप यही लाइफ़ चाहते हो? क्या 5 साल बाद भी आप यही लाइफ़ चाहते हो? आपको पता है कि जो सैलरी होती है वो 5 टू 10% बढ़ती है, ठीक है? 5 टू 10% बढ़ती है, बट जो महँगाई है वो 20% से बढ़ती है। सैलरी तो जस्ट 5 टू 10% के हिसाब से बढ़ती है और महँगाई हर महीने 20% बढ़ती है। तो हमारी सैलरी से हमारे एक्सपेंस भी पूरे नहीं होंगे। और अगर जॉब करने से ज़िंदगी सिक्योर होती तो एम्प्लॉयी सबसे ज़्यादा खुश आज एम्प्लॉयी ही होता इस दुनिया में। और उसके पास ना टाइम फ्रीडम है, ना फाइनेंशियल फ्रीडम है, कुछ भी नहीं है। ठीक है? तो डे 1 में ना आप इस तरह से पर्सन को कुछ चीज़ें बोल सकते हो। डे 2 ट्रेनिंग में हमने पर्सन का जो है फाइनेंशियल नॉलेज और हाउ टू डू वर्क इन एफएलपी में इन्वेस्टमेंट माइंडसेट बनाना है। अब यहाँ पर ना मैं आपको बताती हूँ, मैं यहाँ पे पर्सन को सिंपली बोलती हूँ कि आने वाले टाइम में, मोस्टली मैंने आपको पहले भी बताया, मेरे पास स्टूडेंट्स आते हैं, तो आने वाले टाइम में ना जो हमारे पास जो हमारी जो मेरे ख्याल से सॉरी जॉबियन पर्सन जो होते हैं, जो इस टाइम जॉब कर रहे हैं, आपको लगता है कि आने वाले 5 से 10 सालों में भी वो जॉब कर रहे होंगे? या फिर चलो जब आप डिग्री कंप्लीट कर लोगे, तो आपको लगता है आपको जॉब मिल जाएगी? मैट्रिक के स्टूडेंट हों, फर्स्ट ईयर के हों, सेकंड ईयर के हों, अभी तक आप अपनी स्टडी पे इतना सारा पैसा लगा चुके हो, कैलकुलेशन ऑफ लाइफ दिखाने के बाद, जब उसने अपनी लाइफ की कैलकुलेशन कर ली, तब ये बोलना है। अभी तक आप अपनी स्टडी पर इतना सारा पैसा लगा चुके हो और अभी और लगाओगे, डिग्री कंप्लीट करने के बाद, जॉब नहीं मिलेगी। क्यों नहीं मिलेगी? क्योंकि आने वाला टाइम टोटली रोबोट का होगा। इस टाइम अक्सर आपने मोबाइल में ये देखा होगा कि एआई के ट्यूटर आ चुके हैं। एआई के ट्यूटर आ चुके हैं।
एआई के थ्रू आप इंग्लिश सीखें और ये सीखें, जो चीज़ आपको नहीं आती आप वो सीखें। तो बाहर की कंट्रीज़ में ना इस चीज़ पर वर्किंग भी स्टार्ट हो चुकी है। किस चीज़ पर? डॉक्टर्स भी रोबोट के बन रहे हैं, एआई की पुलिस बन चुकी है, एआई के टीचर्स बन रहे हैं, बहुत सारी चीज़ें हो चुकी हैं। आने वाला जो टाइम होगा ना वो उसमें इतनी ज़्यादा चीज़ें इन्वेंट हो चुकी होंगी और ऐसी-ऐसी बला की चीज़ें इन्वेंट हो चुकी होंगी। आप सोचें कि अगर आज हम मिडल क्लास फैमिली से बिलॉन्ग करते हैं, तो इसकी रीज़न क्या है? हमारे पेरेंट्स ने अपने टाइम पर एक अच्छा डिसीज़न नहीं लिया। अगर आज हम अच्छा डिसीज़न नहीं लेंगे, तो नेक्स्ट जनरेशन के लिए उनकी उनकी भी जो है ना बस वो यही बोलेंगे कि काश हमारे पास भी ये होता, काश हमारे पास भी ये होता और हम यही सोच रहे होंगे कि हम ऐसा क्या करें जिससे हम उनकी ख्वाहिशात को पूरा कर सकें। जैसे आज हमारे पेरेंट्स ये सोच रहे होते हैं, वो मजबूर होते ठीक है, उनके पास नहीं होता ऐसा सोर्स ऑफ इनकम जिसके थ्रू वो हमारी ड्रीम्स को फुलफिल कर सकें। तो अगर आज आप कोई अच्छा स्टेप नहीं लोगे, तो कल को आप भी इसी तरह से हेल्पलेस हो जाओगे, कुछ भी नहीं कर पाओगे और ऐसी-ऐसी चीज़ें आ जाएँगी ना जिसकी आप नेक्स्ट जनरेशन को बहुत ज़्यादा ज़रूरत होगी। ठीक है? अब यहाँ पर मैं उनके उनको बहुत ज़्यादा बताती हूँ कि देखो इंसानों से तो गलतियाँ हो जाती हैं, रोबोट से नहीं होंगी और जब सारी जॉब्स वगैरह रोबोट सँभालेंगे तो इंसान क्या करेंगे? जस्ट हमारी वर्किंग ऐसी वर्किंग है जो कभी ख़त्म नहीं होगी, हमारी एमएलएम इंडस्ट्री जो है, यहाँ पर ना मैं कैलकुलेशन ऑफ लाइफ़ में पर्सन के साथ जब स्क्रीन शेयर करती हूँ, तो मैं चैट जीपीटी पे जाकर वो जो है वहाँ पर एक क्वेश्चन लिखती हूँ, टॉप 10 एमएलएम इंडस्ट्रीज़ या कंपनीज़, तो उसमें फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट भी लिखा हुआ आता है। ठीक है, फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट भी लिखा हुआ आता है जो जिससे आपके पर्सन का काफ़ी हद तक स्कैम डाउट भी क्लियर हो जाता है कि टॉप 10 में फॉरएवर भी है। स्क्रीन शेयर मस्ट किया करें, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। पर्सन के डाउट्स क्लियर करने के लिए बहुत, बहुत, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अब मार्केटिंग प्लान में आप पर्सन को एफएलपी की वैल्यू बहुत ज़्यादा क्रिएट करो, ठीक है? लॉजिकल वे में क्रिएट करो, हर चीज़ में पैसा लगता है। अब मतलब उसमें भले आप ये इतना मत बताओ, डायरेक्ट नहीं बताओ कि एफएलपी में आपको पैसा लगना है। ज़्यादा ना इसका माइंडसेट बनता है फाइनेंशियल नॉलेज सेशन में। मार्केटिंग प्लान में आप उसे लेवल्स, इंसेंटिव, सीसीस के बारे में बताओ, ठीक है? 1 सेकंड। लेवल, इंसेंटिव, सीसीस और अच्छे से बताओ, अच्छे से। बहुत सारे पर्सन्स को जब मैं अप्रोच करती हूँ, ये पता ही नहीं होता कि 2 सीसी डन करके ही वो असिस्टेंट सुपरवाइज़र बनेगा या फिर जो है अगर किसी इंसेंटिव के बारे में पूछ लिया जाए तो वो भी नहीं पता होगा। अब देखो आपके पर्सन को तब पता होगा जब आपको पता होगा। आप में से भी बहुत से पर्सन्स को ये नहीं पता होगा कि ईएमआर कैसे क्वालीफाई होती है, ग्लोबल रैली कैसे क्वालीफाई होती है या फिर कार प्लान कैसे एक्टिव होता है। अगर कार प्लान का कुछ लोगों को आइडिया होगा बट चेयरमैन बोनस का नहीं पता होगा। तो ये सब चीज़ें जब तक आपको खुद क्लियर नहीं होंगी, आप पर्सन को क्लियर नहीं करोगे और जब तक पर्सन को क्लियर नहीं करोगे और कुछ वीडियोज़ नहीं दिखाओगे सीनियर्स की जिन्होंने ये सब चीज़ें क्वालीफाई की हैं, तो पर्सन को कैसे लगेगा कि हाँ, वाक़ई यहाँ पर ये सब कुछ मिलता है। वो उसको तो फिर यही लगेगा ना अगर आप उसे बताओगे भी कि ये सब तो हवाई बातें हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। तो उसे वीडियोज़ वगैरह शेयर भी करते जाएँ भले और खुद स्क्रीन शेयर करके भी दिखाएँ। मैं मोस्टली अपने पर्सन्स को सर करिश्मा अरोड़ा की, सर मानिका अग्रवाल की और सर करिश्मा अरोड़ा की आईडी से ही फॉरएवर की जो आईडी बनी हुई है इंस्टाग्राम पर, वहाँ पर भी ले जाती हूँ। वहाँ पर भी कुछ वीडियोज़ वगैरह उन्होंने पोस्ट की हुई हैं, तो सब कुछ दिखाती हूँ और एक्साइटमेंट के साथ शो करवाती हूँ। ठीक है? अब फाइनेंशियल नॉलेज सेशन में पर्सन का बिज़नेस माइंडसेट मैं कैसे बनाती हूँ, ये मैं लास्ट बताऊँगी और इसके बाद बस हम अपने सेशन को वाइंड अप करेंगे। अम, एम्प्लॉयी, सेल्फ एम्प्लॉयी बताना तो आपको आता होगा। बिज़नेस जब मैं बताती हूँ, बिज़नेस एक्सप्लेन करती हूँ, एक्टिव एंड पैसिव इनकम वगैरह ये सब चीज़ें एक्सप्लेन करती हूँ। तो उसके बाद बिज़नेस पर जब आना है, बिज़नेस में ही आप पर्सन का इन्वेस्टमेंट माइंडसेट बनाओगे कि बीएनआई, बिज़नेस और इन्वेस्टर, इसमें हमें पैसिव इनकम मिलती है। बिज़नेस जो होता है बिज़नेस में जो है लाइक बिज़नेसमैन का माइंडसेट क्या होता है कि आपने एम्प्लॉयर्स हायर कर लिए, डिस्ट्रीब्यूटर्स रख लिए। अब अगर वो अपनी नहीं भी जा रहा, कहाँ पर? अपने ऑफ़िस में नहीं भी जा रहा, तो क्या उसको पैसा आना बंद होगा? एक बिज़नेसमैन अगर अपने ऑफ़िस नहीं भी जा रहा, उसने हर चीज़ कर ली है, तो क्या उसे पैसा आना बंद होगा? कभी भी बंद नहीं होगा। इसकी एग्ज़ाम्पल मैं रेस्टोरेंट की देती हूँ और मैं हमेशा से मैं तकरीबन जब से काम कर रही हूँ, मैं ये एग्ज़ाम्पल देती हुई आ रही हूँ और इसमें कुछ इम्प्रूवमेंट भी कर रही हूँ, कुछ ना कुछ एडिशन भी करती रहती हूँ, जो मुझे लगता है कि हाँ, इससे मुझे बेनिफिट हो सकता है, तो वो मैं करती रहती हूँ। ठीक है? तो
अब मैं एग्ज़ाम्पल क्या देती हूँ, जैसे कि आप कभी रेस्टोरेंट में गए हो, उसको बोलती हूँ पर्सन को, आप कभी रेस्टोरेंट में गए हो, रेस्टोरेंट में जाने के बाद आपने कभी ऐसे बोला है, हाथ पे हाथ रखी हो, टाँग पे टाँग रखी हो और ये बोला हो कि भाई इस रेस्टोरेंट के बॉस को बुलाओ, वही मेरा ऑर्डर लेगा, वही मुझे सर्व करेगा और वही मेरे आगे से टेबल साफ करेगा। क्या कभी ऐसे बोला? पर्सन क्या बोलेगा? नहीं, हँसेगा भी और बोलेगा नहीं। अच्छा, इन फ्यूचर बोलने का इरादा है? तब भी पर्सन बोलेगा नहीं, क्यों नहीं है? क्योंकि वहाँ पर वेटर्स काम कर रहे होते हैं, वही आएँगे, वही देखेंगे, वही लेंगे। एग्ज़ैक्टली। अच्छा, मुझे बताएँ, कभी आपने ऐसे सोचा है कि लाइक इस रेस्टोरेंट का बॉस कहाँ है? जो रेस्टोरेंट इतना प्यारा है, उसका बॉस कैसा दिखता होगा? वो कब आएगा? मुझे उसके साथ सेल्फी लेनी है, वीडियो बनानी है, वो कितना प्यारा होगा, कब आएगा? ऐसा कभी फ़ील हुआ? ऐसा कभी सोचा आपने वहाँ जाने के बाद? पर्सन क्या बोलेगी? नहीं, ऐसा भी नहीं सोचा। क्यों नहीं सोचा? क्योंकि जब हम रेस्टोरेंट में जाते हैं ना, तो हम उसे अपने बाप का रेस्टोरेंट समझने लग जाते हैं। हम वहाँ पर जाकर हमारा एटीट्यूड ही चेंज हो जाता है कि भई हम बहुत अमीर हैं और जो है लाइक ये रेस्टोरेंट हमारा है। हमें ना अमीर-अमीरों वाली फीलिंग्स आती हैं, बहुत अच्छी फीलिंग्स आती हैं, हम शौख़ी हो जाते हैं, अलग ही एटीट्यूड आ जाता है हमारे अंदर। तो पर्सन यहाँ पर हँसता है और एग्री भी करता है कि हाँ, ऐसा ही होता है, आप लोग भी ऐसे ही करते होंगे। तो अब जो है अ, हमें इस चीज़ से कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि वहाँ का बॉस वहाँ पर है या नहीं है। भले वो अदर कंट्री में घूम रहा हो, सो रहा हो, खा रहा हो, पी रहा हो, कुछ भी कर रहा हो, उससे हमें कोई लेना-देना नहीं है, नहीं है। बट भले वो अदर कंट्री में बैठा हुआ है, अपने घर में सुकून से सो रहा है, कुछ भी कर रहा है, उसके अकाउंट में क्या जा रहा है? कंटीन्यूअसली पैसा। कंटीन्यूअसली उसके अकाउंट में पैसा जा रहा है। और मेरी वॉइस आ रही है सबको? ओके। तो उसके अकाउंट में कंटीन्यूअसली क्या जा रहा है? पैसा जा रहा है। वो सोते-सोते भी पैसा कमा रहा है, खाते-खाते भी, घूमते-घूमते भी। जस्ट वेट अ सेकंड। ओके, मेरी वॉइस आ रही है? ठीक है। अब वो हर टाइम क्या कर रहा है? पैसा कमा रहा है। अब मैं पर्सन को बोलती हूँ, "अच्छा मुझे बताएँ, आपको अभी बैठे-बैठे मल्टी मिलियनेयर बनाऊँ?" जो मेरी पर्सन होती है, मैं उसको बोलती हूँ, "मैं आपको अभी बैठे-बैठे मल्टी मिलियनेयर बनाकर दिखाऊँ?" तो वो बोलती हैं, "अभी कैसे बन सकती हूँ?" फिर कहती हैं, मैं कहती हूँ, "हाँ, बनाकर दिखाती हूँ ना अभी।" तो बोलेंगी, "हाँ जी, बनाकर दिखाएँ।" फिर मैं क्या करती हूँ? मैं कहती हूँ, मान लें कि वो बिज़नेस ओनर आप हैं। मान लें कि रेस्टोरेंट आपका है। वो जो रेस्टोरेंट है, वो आपका है। ठीक है? आप उस रेस्टोरेंट की ओनर हैं और बट कोई भी बिज़नेस है ना, कोई भी बिज़नेस है, अगर उस रेस्टोरेंट के बॉस को आज पैसिव इनकम जा रही है, वो अगर रेस्टोरेंट में नहीं है, तब भी उसको पैसा जा रहा है। मार्केटिंग प्लान का फ़ॉलो अप करने से सॉरी फाइनेंशियल नॉलेज का फ़ॉलो अप करने से पहले ना मैं एक चीज़ बोलती हूँ कि चाहे कोई भी कैटेगरी हो, दुनिया में पैसा कमाने के 4 तरीके हैं जो बचपन से आज तक हमें नहीं सिखाए गए। जो भी कैटेगरी है उसमें इनपुट देना पड़ता है, देन ही आउटपुट मिलता है। ठीक है? अब एम्प्लॉयी और सेल्फ एम्प्लॉयी में कैसे इनपुट देना है वो तो पहले ही बता दिया। अब बिज़नेसमैन भी जो है वो इनपुट देता है स्टार्टिंग में। इनपुट क्या देता है? सबसे पहले तो अपना रेस्टोरेंट बनाता है। रेस्टोरेंट बनाने से पहले अगर उसको उसने 100 लोगों से डिस्कस किया ना इस बात के रिगार्डिंग, अगर उसने इस बात के रिगार्डिंग 100 लोगों से डिस्कस किया है तो 99% लोगों ने उसको क्या किया होगा? नेगेटिव किया होगा और 1% लोग की शायद उसे सपोर्ट मिली हो और वो शायद उसके घर के अपने खुद के ही हों, पेरेंट्स ही हों। तो इसी तरह से मान लेते हैं कि आपने भी अपना रेस्टोरेंट बनाया। अब रेस्टोरेंट को बनाने से पहले जो है आपने 100 लोगों से बात की। 99% लोगों ने आपको नेगेटिव किया कि तुमसे नहीं होगा, तुम लड़की हो, तुम नहीं कर सकती, तुम पागल हो गई हो, ऐसा कुछ हो ही नहीं सकता, 50 लाख रुपया माँग रही हो, इतनी बड़ी इन्वेस्टमेंट, नहीं ऐसा नहीं हो सकता, नहीं होगा, इतना पैसा लगाकर तुम रेस्टोरेंट बनाओगी, कल को तुम्हारी होनी शादी है, फिर तुम कैसे मैनेज करोगी, क्या करोगे? और अगर आप उनकी बातों में आ गई, अगर आप उनकी बातों में आ गए, तो क्या आप कभी भी ग्रो कर पाओगे, मल्टी मिलियनेयर बन पाओगे? नहीं बन पाओगे। बट अ, अच्छे अच्छा बिज़नेसमैन कौन होता है जो किसी की नहीं सुनता? ठीक है? सबसे बड़ी बात कि आपने अपने लाइफ़ का डिसीज़न टेक कर किसी और को बनने नहीं देना। आपकी लाइफ़ है ना, ज़िंदगी आपकी है, साँस कौन ले रहा है? आप ले रहे हो। अगर कहीं दर्द होती है तो कौन बर्दाश्त करता है? आप करते हो, ठीक है? अगर आज पैसा नहीं है तो किसको ज़्यादा तकलीफ़ है? आपको तकलीफ़ है ना। तो उसको कमाना है तो स्टार्टअप भी आपको ही लेना पड़ेगा और सब लोगों को बताने की ज़रूरत ही नहीं है। हमारे इस्लाम में भी यही है कि अगर आप कुछ कर रहे हो तो छुप के करो, छुपा के करो लोगों से। आपके अचीवमेंट से खुद ही लोग देख लेंगे। जब कल को आप सक्सेसफुल होगे तो खुद ही लोगों को पता चल जाएगा।
तो अब जो है क्या बोल रही थी मैं? हाँ, मल्टी मिलियनेयर बना रही थी। कि जैसे कि मान लेते हैं आपने बहुत सारे लोगों से डिस्कस किया और उन लोगों ने आपको मना कर दिया, बिना बताए उनको स्टार्टअप कर लो। यहाँ पर ना मैं इनडायरेक्टली पर्सन को 2 सीसी के बाद वाली चीज़ बता रही होती हूँ। अगर वो 10 लोगों से बात कर रहा है और उसको ना 9 लोग मना कर रहे हैं करने से, तो बिना बताए स्टार्ट कर लो। क्यों? क्योंकि आप अपने लाइफ़ के डिसीज़न टेकर खुद हो, कोई और नहीं है। कल को अगर आपको प्रॉब्लम होगी या आपको पैसों की ज़रूरत होगी ना, तो सबसे पहले यही लोग आपको छोड़ के भागेंगे जो आज आपको कुछ करने से मना कर रहे हैं, रोक रहे हैं। तो उनकी बात आपने नहीं सुननी। अपने दिल की सुननी है, खुद की सुननी है, अगर आपको लगता है कि आप कर सकते हो तो करो, करो। रिस्क लोगे तो रिस्क मिलेगा, ठीक है? अब जो है यहाँ पर क्या है, आप आपने अपना 50 लाख रुपए की आपको ज़रूरत थी, आपने अपने बैंक से लोन लिया, अपने पेरेंट्स की हेल्प से जैसे-तैसे करके उनको मनाया, आपको पता है पेरेंट्स तो मान ही जाते हैं। बिल्ड कर लिया, रेस्टोरेंट बनाने के बाद ना 2 साल आपने टका के मेहनत की उसमें। 2 साल आपने अच्छे से मेहनत की और 2 साल में आपने उस अमाउंट को कवर कर लिया जो आपने वहाँ पर लगाई थी, 2 साल से पहले ही कर लिया। देन फिर आपको वहाँ पर मंथली बेस पर 10 लाख रुपए महीने